हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो बीकॉम के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 2 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 2 जो यूनिट नंबर 1 के अंदर है उसकी शुरुआत मैं कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो से। जिसने तो पिछली वीडियो ना देखी हो कर जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, जहां पे मैंने रेसिडेंशियल टैक्स को एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक के बारे में आगे। तो लेसन नंबर 2 हमारे पास क्या था, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, जिसकी बात मैं कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, एंड इट्स इंपैक्ट ऑन टैक्सेशन। अब हम बात करेंगे इसके बारे में और डीप में, है ना। आने वाली वीडियोस में तो हम इसके और ज्यादा टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे इस वीडियो में, लर्निंग एंड इंपॉर्टेंस। एक तो हम रेसिडेंशियल स्टेटस को ओदा समझेंगे, उसको समझेंगे भी और उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। इसके अलावा क्या देखेंगे, की पॉइंट्स हाईलाइटिंग इट्स इंपॉर्टेंस, कि कौन कौन सी पॉइंट्स की वजह से ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, यानी कि अलग क्राइटेरिया समझेंगे और फिर लास्ट में समझेंगे टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसकी बात मैंने हल्की सी की थी पिछली वीडियो के बिल्कुल आखिरी में। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम सब जानते हैं, ये डिपेंड करता है किस चीज पे, कि हम कहाँ पे रहते हैं। हम सब जानते हैं हम एक इकोनॉमी के अंदर रहते हैं, एक टेरिटरी के अंदर रहते हैं और वहीं पे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और उसी के हिसाब से हमारे ऊपर टैक्स भी लगाया जाता है। और कई बार हमारे पास फॉरेन कंट्री से इनकम भी आती है तो हम वहां पे भी टैक्स देने के लिए लायबल हो जाते हैं और वहां पे हमारा टैक्स डिडक्ट किया जाता है। तो वही सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, यानी कि एज अ रेसिडेंट हमारा टैक्सेशन सिस्टम किस प्रकार से काम करता है और एज अ नॉन रेसिडेंट हमारा टैक्सेशन सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, यानी कि एनआरआई के लिए टैक्स सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो में। तो इस टॉपिक में तो रेसिडेंशियल स्टेटस इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ टैक्स लॉज अप्लाई टू इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज विद इन अ स्पेसिफिक जुरिसडिक्शन। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई एंटिटी स्पेसिफिक जुरिसडिक्शन के अंदर आती है तो उस टाइम पे टैक्स लॉस किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, दोनों केसेस में, एंटिटी के केस में भी और इंडिविजुअल के केस में भी। इट इन्वॉल्व्स गेनिंग नॉलेज। अब यहाँ पे हम नॉलेज गेन करते हैं ऑफ द क्राइटेरिया यूज्ड बाय टैक्स अथॉरिटी, कि कौन से क्राइटेरिया यूज करती है टैक्स अथॉरिटीज टू कैटेगराइज टैक्स पेयर्स एज रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। ठीक है, इस प्रकार से एक टैक्स अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट्स हैं, यानी किस तरीके से हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे रेसिडेंट्स के बीच में और नॉन रेसिडेंट्स के बीच में, और विच प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस देयर टैक्स लायबिलिटी, जिनकी वजह से जो उन पर्सन्स है उनकी टैक्स लायबिलिटी भी इन्फ्लुएंस होती है, दूसरा ऑब्लिगेशंस भी उनके क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये तो हो गई एक बेसिक सी बात कि अगर एक पर्सन रेसिडेंट है या फिर दूसरी तरफ एक पर्सन नॉन रेसिडेंट है तो उसको कौन कौन से राइट्स मिलेंगे, कौन कौन से लॉज काम करेंगे उसके लिए, ये सब टैक्स अथॉरिटी किन क्राइटेरिया के बेस पे डिसाइड करती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उससे किस तरीके से लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं अगर वो रेसिडेंट है या फिर वो नॉन रेसिडेंट है। तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे की पॉइंट्स हाईलाइटिंग इट्स इंपॉर्टेंस, यानी कि जो हम ये करते हैं ना रेसिडेंशियल स्टेटस, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, यानी कि क्यों हम जो है रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर दो पर्सन्स को, दो टैक्स पेयर को दो कैटेगरीज में डालते हैं, एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट, क्यों करना पड़ता है, उन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉइंट के अंदर। पहला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, टैक्सेशन, यानी कि टैक्सेशन हम सब जानते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ टैक्स लेती है, लेकिन दिक्कत क्या आती है गवर्नमेंट की या फिर टैक्स अथॉरिटीज की कि भाई टैक्स जो है हम सबसे सेम नहीं ले सकते। अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है और कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट है और दोनों पे सेम टैक्स लग रहा है तो ऐसी इससे क्या होगा, बहुत सी दिक्कतें आएंगी। इसलिए टैक्सेशन प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों के लिए, यानी कि रेसिडेंट्स के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेशन सिस्टम क्या हो, अलग अलग हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन इंडिया का है और वो फॉरेन कंट्री में रह रहा है क्योंकि उसे इनकम वहां से मिल रही है, यानी कि वो एनआरआई है, अगर वो फॉरेन कंट्री में रह रहा है, ठीक है, मतलब सिटीजनशिप इंडिया की है, उसके पास इंडिया की है, एज अ वर्क वीजा वो वहां पे काम करने
में गया है तो उसकी इनकम पे टैक्स फॉरेन कंट्री भी काट लेगी, और अगर वो इनकम का टैक्स उसे इंडिया में ही भरना पड़ गया तो उसे 2 बार टैक्स देने पड़ेंगे। तो टैक्सेशन सिस्टम को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करने के लिए और प्रॉपर तरीके से टैक्स लॉज बनाने के लिए ये चीज की जाती है, यानी कि एक तरह से डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जो है यहाँ पे इस चीज को करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से टैक्स लॉज वगैरह बनाया जा सके, टैक्सेशन सिस्टम प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके। तो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट टैक्स लॉज। हम सब जानते हैं कि जो अलग कंट्रीज हैं उनके पास क्या है, अलग टैक्स लॉज हैं बेस्ड ऑन वेदर अ पर्सन इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इस चीज को लेके कि एक पर्सन रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अब मान लेते हैं यहाँ पे कि रेसिडेंट भी है पर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, इसकी बात हम करेंगे जब मैं आपको तीनों को अलग से क्लासिफाई करके दिखाऊंगा। टैक्स लायबिलिटीज, एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस वेरी अकॉर्डिंगली। और जो टैक्स की लायबिलिटी है और जो एग्जम्पशंस है और डिडक्शंस हैं वो भी वेरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है इंडिया का तो उसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं टैक्स के अंदर, यानी कि उसे बहुत सी छूट मिल सकती है जिसको क्या बोलते हैं डिडक्शंस। हो सकता है उसे कई बार टैक्स भी ना देना पड़े, बहुत सारे एग्जम्पशंस मिल जाएं। तो इन चीजों का बेनिफिट किनको मिलता है, जो हमारी कंट्री में रेसिडेंट्स हैं। नॉन रेसिडेंट्स को इनका बेनिफिट जल्दी से नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, लीगल राइट्स एंड ओब्लिगेशन। जब बात करें लीगल राइट्स एंड ओब्लिगेशंस की तो इस चीज के लिए भी हम जो है ना क्लासिफाई करते हैं रेसिडेंट्स को, नॉन रेसिडेंट्स को। जैसे रेसिडेंट्स को कुछ लीगल राइट्स मिलते हैं। अब लीगल राइट जैसे कि भाई वो वोट दे सकता है या फिर गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स लेके आ रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं एक रेसिडेंट्स को जो नॉन रेसिडेंट्स को नहीं मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हमारी कंट्री से कोई पर्सन फॉरेन कंट्री में गया है तो उसके ऊपर फॉरेन कंट्री के लॉज लगते हैं। ऐसे ही जब कोई हमारी कंट्री में आएगा एज अ एनआरआई, ठीक है, यानी कि कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेंगे, हमारे कंट्री के लॉज लगेंगे, लेकिन उसे बहुत से बेनिफिट्स यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वोटिंग राइट नहीं मिल सकता है कि वो वोट नहीं दे पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, उसके लिए उसे यहाँ की क्या लेनी पड़ेगी, सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। तो वही चीज यहाँ पे कि लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस दोनों ज्यादा डिफर करते हैं, रेसिडेंट्स के भी और नॉन रेसिडेंट्स के भी। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, इमाइग्रेशन एंड वीजा रिक्वायरमेंट्स। इसके लिए भी हम रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स को यहाँ पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जब भी हमें किसी फॉरेन कंट्री में जाना पड़ता है, चाहे हम टूरिज्म पर्पस से जाए, टूरिस्ट बन के जाए, या फिर हमें वर्क वीजा चाहिए, इसके लिए बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसलिए हम भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉरेनर्स पे लगाते हैं कि अगर कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में जाता है तो उसे भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कि वीजा या फिर इमाइग्रेशन पर्पस के लिए हम जो है रेसिडेंट्स को और नॉन रेसिडेंट्स को अलग अलग यहाँ पे करते हैं। इसका देखते हैं फोर्थ पॉइंट, अगर हमें इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग फैसिलिटीज यहाँ पे चाहिए तो इसके लिए भी कुछ अलग रूल्स होते हैं। तो सम कंट्रीज हैव रेस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन रेसिडेंट्स ओनिंग प्रॉपर्टी और ओपनिंग बैंक अकाउंट्स। यानी कि बहुत सी कंट्रीज है ना वो ये रेस्ट्रिक्शन लगाती है कि आप जो है एज अ फॉरेनर यहाँ पे आए जरूर हो लेकिन आप अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आप ओन नहीं कर सकते। तो वो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग दोनों के लिए जो है ना डिफरेंस करना बहुत जरूरी है कि रेसिडेंट्स कौन से हैं, नॉन रेसिडेंट कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इंडिया में एग्जांपल देता हूँ। जैसे इंडिया में आपको पता होगा कि पहले जो है ना बहुत सी स्टेट ऐसे थी, जैसे खासकर जम्मू कश्मीर की मैं बात कर लेता हूँ, वहां पे जो है ना हम लैंड नहीं ले पाते थे। क्यों? क्योंकि वैसे अब तो ले सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 370 हट गया है, ठीक है, आर्टिकल 370 आ गया तो उसकी वजह से हम वहां पे जो है आराम से लैंड वहां पे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले वहां पे लैंड नहीं ले सकते, यानी कि पहले वहां पे जमीन नहीं मिलती। वही चीज यहाँ पे है कि बहुत से फॉरेनर्स जो है या फिर जो बहुत सी फॉरेन कंट्रीज हैं वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि जो कोई भी नॉन रेसिडेंट पर्सन है, यानी कि सिर्फ रेसिडेंट्स को ही अलाउड होगा वहां पे प्रॉपर्टी ओन करना है फिर प्रॉपर्टी लेना, कोई भी फॉरेनर आके हमें प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है। वही सेम चीज यहाँ पे है। तो इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग पर्पस के लिए भी ये डिफरेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि रेसिडेंट्स कौन होते हैं, उनके पास कौन से राइट्स हैं, और नॉन रेसिडेंट कौन है और उनके पास कौन से राइट्स हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, रेसिडेंसी बेस्ड बेनिफिट्स। जैसे हेल्थ केयर, जैसे रेसिडेंट को कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन कहीं का रेसिडेंट है, जैसे हम इंडिया का रेसिडेंट है तो हमें हेल्थ केयर की फैसिलिटी मिलेगी, हम किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकते हैं। एजुकेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी, इन सबका बेनिफिट हमें मिलेगा, लेकिन फॉरेनर्स को ये बेनिफिट नहीं मिलते। अब क्या फॉरेनर्स कोई भी इंडिया में गवर्नमेंट जॉब करने आते हैं? क्या वो आ सकते हैं? ऐसा नहीं है। क्या फॉरेनर्स को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं? बिल्कुल नहीं मिलती है। क्या फॉरेनर्स को एक बेसिक फैसिलिटी मिलती है? नहीं मिलती है। यानी कि नॉन रेसिडेंट को बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या आता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस।
क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है कि ये पता होना कि भाई हमारे जो इनकम टैक्स राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि कंट्रीज के बीच में क्या होता है, डिफरेंट टैक्स ट्रीटीज हो रखी होती हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए पता होना चाहिए ना कि भाई हम किस कंट्री के रेसिडेंट हैं, वहां पे टैक्स रूल किस प्रकार के हैं और किस किस तरह की ट्रीटीज हो रखी हैं फॉरेन कंट्री के साथ, जो हमें बिजनेस करने में हेल्प कर सकती हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आईटीआर वगैरह में यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, अपने इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं एज अ रेसिडेंट। तो ये सब बेनिफिट मिलते हैं हमें और ये सब इंपॉर्टेंस है किस चीज के, रेसिडेंशियल स्टेटस के। अब समझते हैं डिटर्मिनेशन क्राइटेरिया कि कैसे डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें से एक पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, फिजिकल प्रेजेंस। अब फिजिकल प्रेजेंस का मतलब क्या है कि हम जो है ना वो कहाँ पे इस टाइम पे रह रहे हैं, ठीक है, ये तो जरूरी है ही। दूसरा, कितने टाइम से रह रहे हैं, पर्पस क्या है रहने का, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि हम किस कंट्री के रेसिडेंट माने जाएंगे। दूसरा, हमारा परमानेंट होम कहाँ पे है, ये बहुत जरूरी है ये डिसाइड करने के लिए कि हम रेसिडेंट है या नहीं है। तीसरा, इंटेंशन टू स्टे, हम कहीं पे रह रहे हैं तो उसकी इंटेंशन क्या है, ठीक है, यानी कि हम क्या सोच के वहां पे रह रहे हैं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, टाइज एंड कनेक्शंस, यानी कि हमारे कनेक्शन कैसे हैं, ठीक है, या कहीं ऐसा नहीं कि कोई पर्सन क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, किस इलीगल एक्टिविटीज करता है, तो बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है कि हम जो है रेसिडेंट में आएंगे या फिर नॉन रेसिडेंट में आएंगे। तो टाइज एंड कनेक्शंस भी डिपेंड करता है। इसके अलावा टैक्स ट्रीटीज, ठीक है, वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया इस पॉइंट के अंदर कि टैक्स ट्रीटीज हो रखी होती हैं, तो उसका बेनिफिट जनरली किसको मिलता है, रेसिडेंट को ही मिलता है। तो ये सब बेनिफिट है, डिटर्मिनेशन क्राइटेरिया है जिसके जरिए हम जो डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के लिए, क्लासिफिकेशन की। तो अगला पॉइंट क्या आता है, टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस के टाइप कौन कौन से हैं, यानी कि एक पर्सन रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मेन 3 प्रकार है, ठीक है। पहला रेसिडेंट, दूसरा नॉन रेसिडेंट, तीसरा जो समझने में काफी दिक्कत आती है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, RNOR, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं रेसिडेंट की। रेसिडेंट यानी कि जहां पे हम काफी लंबे टाइम से रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स रह रहे हैं, हमारा परमानेंट होम है, ठीक है, हमारे पास सिटीजनशिप है उस कंट्री की, तो हम क्या कहलाएंगे, रेसिडेंट कहलाएंगे। तो रेसिडेंट तो आपको पता लग गया। अब टैक्स इंप्लीकेशन क्या होता है रेसिडेंट का, वो समझते हैं। रेसिडेंट्स आर टिपिकली सब्जेक्ट टू टैक्स ऑन देयर ओन वर्ल्ड वाइड इनकम, यानी कि रेसिडेंट को अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। meaning they must declare and pay taxes on income earned both within the country और and abroad, यानी कि अगर हमारी इनकम अब्रोड से आई है तो वहां का टैक्स तो लगेगा, लेकिन जो पैसा वहां से आया उसका टैक्स हमें इंडिया में भी पे करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी इनकम का पार्ट है। तो एज अ इनकम टैक्स हमें वो पे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल दे रहा था कि जैसे अब यूट्यूब ही मान लेते हैं, यूट्यूब एक सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि हम एडसेंस रेवेन्यू कमाते हैं, वो भी फॉरेन कंट्री से, यूएसए से कमा रहे हैं, तो हमें वहां के टैक्स लॉ भी मानने पड़ते हैं। दूसरा, अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा है या फिर एडसेंस रेवेन्यू बहुत ज्यादा है तो हमें एज अ इनकम टैक्स उस पे ऊपर इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा एज अ इनकम, ठीक है। तो यानी कि हमें दोनों जगह टैक्स भरना पड़ रहा है, अपनी कंट्री में भी, फॉरेन कंट्री में भी, यानी कि हमें वर्ल्ड वाइड इनकम पे अपनी कंट्री में टैक्स भरना पड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, नॉन रेसिडेंट, यानी कि हम अगर नॉन रेसिडेंट है तो मतलब हमारे पास सिटीजनशिप इस कंट्री की है पर हम रहते किसी और कंट्री में है, तो ऐसे केस में क्या होता है, नॉन रेसिडेंट्स आर यूजुअली टैक्स्ड ओनली ऑन इनकम अर्न्ड विद इन द कंट्री बॉर्डर्स, यानी कि उनके ऊपर सिर्फ उसी पैसे पे टैक्स लगाया जाता है जो उस कंट्री बॉर्डर से कमा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज यहाँ से फॉरेन कंट्री में चला गया तो मुझे सिर्फ उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा जो मेरे पास इंडिया से आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते कुछ प्रॉपर्टी है तो वहां से रेंटल इनकम आ सकती है, कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो उस एसेट्स में जो इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कुछ इक्विटीज ले रखी हैं, तो वहां से जो प्रॉफिट आएगा वहां पे टैक्स दूंगा। शायद हो सकता है लॉन्ग टर्म LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मुझे देना पड़े, तो ये सब चीज टैक्स। लेकिन जो मैं इनकम फॉरेन कंट्री में कमाऊंगा ना, वहां पे मैं टैक्स दूंगा सिर्फ फॉरेन कंट्री के अंदर, ठीक है। उसके लिए मुझे इंडिया में कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं नॉन रेसिडेंट इंडियन हूं। तो वही चीज यहाँ पे है, नोन एज सोर्स्ड इनकम, इसको हम बोलते हैं सोर्स्ड इनकम। दे आर नॉट टिपिकली एलिजिबल फॉर द सेम टैक्स बेनिफिट। पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हमें एक दिक्कत भी मिलती है, क्योंकि जो टैक्स बेनिफिट, जो डिडक्शंस, जो एग्जम्पशंस इंडिया के लोगों को मिलेगी, यानी कि रेसिडेंट को मिलेगी, वो कभी भी नॉन रेसिडेंट्स को नहीं मिलेंगे। तो यानी कि सेम टैक्स बेनिफिट वो एंजॉय नहीं कर सकते हैं। एंड डिडक्शंस भी डिडक्शंस अवेलेबल टू रेसिडेंट, यानी कि वो डिडक्शंस जो रेसिडेंट को अवेलेबल है वो नॉन रेसिडेंट्स को अवेलेबल नहीं करवाए जाएंगे।
ठीक है, तो ये एक दिक्कत बनती है। इसके बाद क्या आता है लास्ट पॉइंट और तीसरा पॉइंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, RNOR, कि रेसिडेंट तो है पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। इस बात का मतलब क्या है भैया, इस बात का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, कुछ पर्सन जो है ना वो कहीं पे घूमने जाते हैं या फिर कुछ टाइम स्टे करने जाते हैं, फिर वो कंट्री अच्छी लगती है तो फिर वो वहां पे कुछ टाइम ज्यादा टाइम रहना पसंद करते हैं, यानी कि ज्यादा टाइम तक रहने लग जाते हैं। कई बार 1 साल हो जाते हैं, 2 साल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी कि आजकल तो रेसिडेंट में आ रहे हैं क्योंकि बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं, पर्पस भी है स्टे करने का। लेकिन जैसे मान लेते हैं कुछ पर्सन आपने देखे होंगे ऐसे जो आते हैं फॉरेन कंट्री से, फिर यहाँ के मंदिर वगैरह में, फिर टूरिज्म प्लेस पे घूमते हैं, उन्हें इंडिया पसंद आने लग जाता है, यहाँ का एनवायरनमेंट पसंद आता है, सोशल लाइफ पसंद आती है, तो यहाँ पे वो रुकना शुरू कर देते हैं, यानी कि लंबे टाइम तक रुक जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR। अब इनका टैक्स इंप्लीकेशन क्या है, RNOR एंजॉय सर्टेन टैक्स बेनिफिट, इनको भी कुछ टैक्स बेनिफिट एंजॉय करने का मौका मिलता है सिमिलर टू रेसिडेंट, जैसे रेसिडेंट्स को मिलते हैं, बट विद सम एक्सेप्शंस। पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे पे डिपेंड करता है, एक तो कि भाई एक पर्सन कितने टाइम तक कंट्री के अंदर रह रहा है, उसके हिसाब से उसे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अगर वो फॉरेनर है तो। दूसरा नेचर ऑफ इनकम क्या है, उसकी इनकम क्या है, यानी कि इनकम का सोर्स यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था RNOR, जहां पे हम ये समझते हैं कि एक पर्सन रेसिडेंट बन चुका है, वो भी किसी फॉरेन कंट्री से आया हुआ है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ज्यादा लंबे टाइम तक एक कंट्री के अंदर रुक गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के आने वाली वीडियोस के अंदर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिनको जो एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। ठीक है, फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रह जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर के नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।